एक गांव में बंटी अपनी बड़ी बहन चीनू के साथ रहता था। दोनों के माँ बाप की बचपन ही में मौत हो चुकी थी। एक दिन बंटी चीनू से कहता है, दीदी, क्या हमारे मामा पापा कभी वापस नहीं आएंगे? सब कहते हैं कि वो मर गए हैं। अरे नहीं नहीं बंटी, वो आएंगे। वैसे क्या तुझे मैं प्यार नहीं करती? तो तुझे मामा पापा की याद आती रहती है? तुम रो मत, मैं हूँ ना। दीदी, तुम तो कभी नहीं जाओगी ना ऐसे मुझे छोड़कर? दीदी, अकेले में मुझे बहुत डर लगता है, नींद भी नहीं आती आपके बगैर। ऐसा कहते हुए बंटी रोते हुए चीनू से चिपक जाता है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसी गांव में उनके चचा और चची कालू कौवा और गोरी कव्वी रहते थे। दोनों ही बहुत लालची थे। उन दोनों की नजर बंटी और चीनू की जायदाद पर थी। एक दिन कालू और गोरी आपस में बात कर रहे होते हैं। ए जी, सुनते हो? तुमसे कुछ नहीं होगा या तुम्हें कोई जड़ी बूटी खिलाऊं? वो दोनों तुम्हारे बड़े भाई के सारी जायदाद खा जाएंगे। कुछ करो नकारा आदमी, मुझसे अब उन दोनों की खुशी देखी नहीं जाती। चुप कर बदतमीज, कितना बोलती है। कोई मौका मिलने दे, उन दोनों को भी अपने भाई और भाभी के पास भेज दूंगा। हा 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 हा। फिर हम दोनों उनकी पूरी जायदाद पर ऐश करेंगे, ऐश। हा 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 हा। फिर एक रात जब चीनू और बंटी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी कालू आता है और कमरे में बेहोशी की दवाई छिड़क देता है, जिससे बंटी और चीनू बेहोश हो जाते हैं। हा हा हा, लगता है बेहोशी की दवाई काम कर गई है। दोनों गए काम से। पहले तो इस बंटी को उठा लेता हूँ, हल्का सा है, घर के कुएं में डाल दूंगा। सब समझेंगे कि इसने खुद कुएं में छलांग मारी है। हा हा हा। कालू जैसे ही बेहोश बंटी को लेकर कुएं के पास पहुंचता है तो चीनू उठ जाती है और चिल्लाते हुए कालू के पास आती है। चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? आप बंटी को छोड़ दीजिए। इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे ये दवाएं भी ना आजकल की बहुत 2 नंबर आ रही हैं, असर ही नहीं करती। ये लड़की बेहोश ही नहीं हुई। चलो अपने भाई की मौत का नज़ारा अपनी आंखों से देखो अब। वैसे भी बेचारी अपने माँ बाप की मौत को नहीं देख सकी, मैंने ही मारा था उनको भी। मुझे कुछ नहीं देखना और सुनना, बस मेरे भाई बंटी को छोड़ दो, उसके बदले में मेरी जान ले लो। हा 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 हा। चलो तो पहले तुम ही अपनी जान दे दो। हा हा हा। मैं इस बंटी को छोड़ देता हूँ। चीनू कुएं के पास पहुंच जाती है और कहती है, चाचा जी, मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मैं आऊंगी जरूर अपनी और अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने, याद रखिएगा। ऐसा कह के चीनू कुएं में कूद जाती है। कुछ देर बाद चीनू के घर से आने वाली आवाजों की वजह से जंगल वाले जाग जाते हैं और वो परिंदे भी वहां आ जाते हैं। उन्हें आता देखकर कालू रोने का नाटक करने लगता है। आहा, हाय रे मेरी बेटी, मेरी चीनू कुएं में कूद गई। मैं उसे रोकने के लिए भागा भागा आया, लेकिन वो कूद गई। हाय रे, ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में। हाय रे, मैं भी कुएं में कूद जाऊंगा इसके पीछे। सब परिंदे कालू की बातों में आ जाते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाओ कालू भैया, ये तो होनी को मंजूर था। आप दुखी मत हो और इस राजू का ध्यान रखो। उधर कुएं में डूबने की वजह से चीनू चुड़ैल बन जाती है और कुएं से बाहर आती है। इन दरिंदों से मैं अपनी और अपने माँ बाप की मौत का बदला जरूर लूंगी, लेकिन मुझे पहले बंटी को इन दरिंदों के चुंगल से निकालना होगा। उधर बंटी को होश आता है तो वो अपने आप को कालू के घर पे पाता है। अरे चचा जी, मैं यहाँ कैसे आया? और मेरी बहन चीनू कहाँ है? चुप कर जा चीनू के चमचे, मर गई तेरी चीनू। हा हा। और सुन, अगर तूने ज्यादा इधर उधर की बात की तो मैं तुझे भी मार दूंगा।
अब बस चुपचाप यहाँ पड़ा रहे और जो हम कहें वो करता जा। तभी गौरी वहां आती है। तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। इस सपोली को ले आए यहाँ मेरी छाती पर मूंग तलने। उसी वक्त ही क्यों नहीं मार दिया इसको। चुप कर मोटी अकल वाली, जब देखो कहाँ कहाँ करती रहती है, बात का कुछ पता होता नहीं। वहां पर पूरे जंगल के लोग आ गए थे, मार मार कर मेरा जूस निकाल देते। अरे दूसरी तरह से सोच, हमें एक नौकर मिल गया घर के लिए, वो भी बिना पैसे के। हा हा। उसके बाद कालू और गौरी बंटी से घर के सारे काम करवाते हैं। बंटी अपने नन्हे हाथों से कभी पानी भरता तो कभी उनके कपड़े धोता। एक दिन रात में बंटी किचन में बैठा रो रहा होता है। हाँ दीदी, ये लोग बहुत बुरे हैं। तुम कहाँ चले गई? बहुत गंदे हैं, मुझे रोज मारते हैं और घर के सारे काम भी मुझसे करवाते हैं, खाना भी नहीं देते। दीदी तुम तो कहती थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। आ जाओ ना दीदी, अब तो होली भी आ रही है, मैं किसके साथ होली मनाऊंगा। बंटी ऐसे ही रो रहा होता है कि तभी खिड़की से धुआं आने लगता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और जब रोशनी होती है तो बंटी के सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल इतनी भयानक क्यों है? बंटी, मैं तुम्हारी बहन चीनू हूँ। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, तुम इस रूप में मुझे कैसे पहचानोगे। फिर चीनू के रूप में आ जाती है। चीनू को देखकर बंटी चीनू के गले लग जाता है। मेरी बहन, तुम कहाँ चले गई थी? मुझे पता था तुम आओगी। देखो ना, देखो इन्होंने मेरे हाथों की क्या हालत कर दी है। पहले इनमें दर्द हो रहा था, लेकिन तुम्हें देख के मैं ठीक हो गया हूँ और सारा दर्द चला गया है। 2 दिन बाद होली है, हम खूब मजा करेंगे। चीनू जब उसके हाथों की तरफ देखती है तो उस पे छाले बने हुए थे। उफ, ये क्या हुआ मेरे भाई तेरे हाथों को। काश तेरा ये सारा दर्द मुझे मिल जाता। मैं अब तुझे और दुखी नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर चीनू बंटी के हाथों को अपने हाथों में लेती है तो बंटी के हाथ ठीक हो जाते हैं। फिर चीनू बंटी को अपना और अपने माँ बाप की मौत के बारे में बताती है, जिसे सुन के बंटी चीनू से कहता है, दीदी दीदी, ये बहुत बुरे हैं, इनको तो ऊपर होना चाहिए, तुम इनको छोड़ना मत। हाँ, नहीं छोड़ूंगी मेरे भाई, इसी काम के लिए तो मैं चुड़ैल बनकर आई हूँ। हाँ, बस अब तू फिक्र ना करना और अपना ख्याल रखना। बंटी और चीनू बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ गौरी आ जाती है, लेकिन वो चीनू को देख नहीं पाती और बंटी को गुस्से से कहती है, ये छोटू तो लगता है बहन की मौत के पीछे पागल हो गया है, अकेले ही बातें करने में लगा हुआ है। ए बंटी, रात में क्या शोर मचा रखा है, सुकून से सोने भी नहीं देता। ऐसा कहकर गौरी बंटी की तरफ बढ़ती है और उसे मारने लगती है कि तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसको उठा उठा के मारती है। हा, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन काम तो तेरे हैं चुड़ैलों वाले। वैसे तुम मुझे चीनू कह सकती हो, और खबरदार अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो। फिर चुड़ैल गौरी को छत से नीचे फेंक देती है। गौरी नीचे गिरकर मर जाती है। उधर गौरी की चीख सुन के कालू भी आ जाता है और चुड़ैल को देखकर डर जाता है। कौन हो तुम? मेरी गौरी को क्यों मारा? हा, चचा जी पहचाना नहीं? मैंने तेरी गौरी को नहीं मारा, मैंने तो अपनी चची को मारा है। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम चीनू हो ना? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, माफ कर दो। कालू भागने लगता है पर चीनू उसे जादू से बांध देती है। चाचा, तूने मुझे पानी पिलाया था, मैं किसी का उधार नहीं रखती, मैं तुझे आग खिलाऊंगी। ऐसा कहकर चीनू गैस का सिलेंडर जला देती है और बंटी को वहां से जाने को कहती है। बंटी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही चुड़ैल आग लगा देती है और धमाके के साथ कालू मर जाता है। बंटी मेरे भाई, तुझे बड़ा होना होगा और अपना ख्याल खुद रखना होगा, और मैं हर साल राखी पर तुझे राखी बांधने जरूर आया करूंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। टूनी के चीखने की आवाज बार बार आ रही थी।
लेकिन उसकी सौतेली माँ गौरी कौवन को उसके चीखने की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो छत पे बैठी बादाम पिस्ते खा रही थी और अपनी सहेली से बातें कर रही थी, और उसने रस्सी के सहारे अपनी 7 साल की बेटी को उल्टा लटका रखा था। माँ माँ मुझे छोड़ दो, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, और दर्द भी हो रहा है, मैं यहाँ से गिर जाऊंगी। लेकिन पत्थर दिल गौरी कौवन इतनी जालिम थी, ऐसे नाटक कर रही थी कि जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। वो तो बस खिलखिलाते अपनी सहेली के साथ गप्पों में मसरूफ थी। अरे बस कर, तूने तो हंसा हंसा कर मेरे पेट में दर्द कर दिया। उसकी सहेली हरी तोती भी फोन पर बार बार चीखने की आवाज सुन रही थी, और फिर अचानक उसने बोला, अरे ये तेरे पीछे से चीखने की आवाज किसकी आ रही है बार बार? चीखने की आवाज? आहा, वो टीवी चल रहा है, उसी की आवाज होगी। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ और तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसके बाद वो चीनू के पास गई और बोली, क्यों रे, क्यों कान फाड़ रखे हैं इतनी देर से? नजर नहीं आ रहा मैं अपनी सहेली से बातें कर रही हूँ? 2 मिनट चुप नहीं रह सकती थी? माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऊपर खींच लो ना माँ, मैं नीचे गिर जाऊंगी। चीनू के पिता बंटी ने अपनी पत्नी के मरने के 3 साल बाद ही गौरी कौवन से शादी कर ली थी कि वो उसकी बेटी चीनू की देखभाल करे और उसका ध्यान रखे। लेकिन गौरी कौवन चीनू के साथ राक्षस की तरह पेश आती थी। उसने उससे माँ की तरह तो कभी प्यार किया ही नहीं था। सुन रे टूनी, तू लाख चिल्लाए या चीखे, मुझे इस पर कोई असर नहीं होने वाला। टीनू के पिता बंटी एक फैक्ट्री में काम करते थे। जब वो घर आते तो उसकी पत्नी टूनी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, जैसे वो उसकी सगी माँ हो। टूनी, ओ टूनी, कहाँ है बेटी? ये देख, मैं आज तेरी मनपसंद हलवा पूड़ी बनाई है, चल जल्दी आ। गौरी तुम बहुत अच्छी हो। जब टूनी की माँ गुजरी और लोगों के दबाव में आकर मैंने दूसरी शादी की तो मैं बहुत डर रहा था। मेरे मन में बहुत अजीब अजीब वहम थे। जी कैसा डर? ये ही कि पता नहीं तुम मेरी बेटी को कैसे रखोगी, क्या एक सौतेली माँ होकर तुम उसे प्यार करोगी भी कि नहीं। लेकिन सच कहूँ तुमने मेरे सारे डर दूर कर दिए। और जैसे ही बंटी वापस चला जाता तो गौरी अपने असल रूप में आ जाती और वो टूनी पर जुल्म सितम शुरू कर देती। अरे ओ महारानी, तेरा बाप गया, अब चल उठ, जाकर किचन संभाल, और कल जो बड़े चाह से हलवा पूड़ी खा रही थी ना, अब मेरे लिए बना कर ला। टूनी गौरी के लिए हलवा पूड़ी बनाने लगी। वो पूरे मन से पूड़ी बना ही रही थी कि तभी बारिश शुरू होने लगी। तो गौरी ने टूनी को आवाज लगाई, टूनी, ओ टूनी, बारिश आ रही है, जल्दी से जाकर छत पर से कपड़े उतार ले। गौरी की बात टूनी के लिए पत्थर पर लकीर थी। वो फौरी भागी भागी छत पर गई, लेकिन उस दौरान उसके दिमाग से निकल गया कि उसने चूल्हे पर पूड़ी चढ़ा रखी है। कुछ देर बाद पूड़ी के जलने की महक आई तो गौरी किचन में गई और जली हुई पूड़ी देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इस टूनी की बच्ची से एक भी काम ढंग से नहीं होता, इतना तेल और आटा ज़ाया कर दिया। आज तो मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगी ये। गौरी कौवा ने उस दिन अपने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। जब बारिश बंद हुई तो वो टूनी को रस्सी से दरख्त के साथ उल्टा बांध देती है। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? सब्र कर, कुछ ही देर में तुझे पता लग जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कामचोर। उसके बाद टूनी रोती रहती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। उसके बावजूद गौरी का दिल नरम नहीं पड़ता और वो किचन से जाकर छुरी ले आती है और उसने टूनी की रस्सी काट दी। टूनी नीचे गिर पड़ी, उसका सर फूट गया और वो दर्द से कराहने लगी। मेरा सर। सुन लड़की, तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो आज मैं तुझे मार दूंगी। माँ, मैं कहाँ जाऊँ माँ? मेरा आप लोगों के सिवा कौन है? वो सब मुझे नहीं पता, निकल अब यहाँ से, जल्दी कर, वरना फिर से उल्टा लटका दूंगी। टूनी अपनी माँ के डर से वहाँ से चली जाती है। वो बहुत दूर जंगल में निकल जाती है। वो एक शमशान घाट पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक जोगी मिला। उसने थोड़ी देर जोगी की तरफ देखा और फिर बेहोश हो गई। फिर जब वो होश में आई तो वही जोगी उसके पास बैठा हुआ था। तुम कौन हो बेटी? इस तरह बदहवासी कहाँ जा रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसके बाद टूनी ने रोते हुए जोगी को सारी बात सुनाई। तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत बुरी है। ये दुनिया भी अजीब है बेटी। सबको पता है कि जो वो बोएगा वही काटेगा, फिर भी लोग वही काम करते हैं। खैर,
ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। तू बता, तूने कुछ खाया कि नहीं? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं खाया। उसके बाद जोगी ने उसे एक रोटी दी और कहा, ये खा ले, तेरा भाग्य बहुत अच्छा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये रोटी मिली। रोटी खाते हुए टूनी सोच रही थी, क्या वाकई उसका भाग्य बहुत अच्छा है। टूनी उस जोगी के साथ रहने लगी और उसके साथ ही सारंगी बजा बजा कर गीत गाती और लोगों से भिक्षा मांगती। यशु मैया मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। उधर जब बंटी अपने घर आया तो चीनू को घर पर ना देखकर बहुत परेशान हो गया। गौरी ने उसे बोला कि टूनी अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए कह कर गई और फिर वहाँ से कभी नहीं लौटी। अरे मेरी बेटी कहाँ चले गई, पता नहीं वो किस हाल में होगी। ऐ ऊपर वाले, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो कहाँ चले गई। बंटी अपनी बेटी के गम में डूब गया। वो हर दिन अपनी पत्नी से पूछता कि मेरी बेटी कहाँ चले गई। इस बार बंटी शहर से गांव तो ज़रूर आया, लेकिन वो वापस नहीं गया, क्यों गांव में ही रह गया। हर दिन अपनी बेटी को इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। टूनी, ओ मेरी बेटी टूनी, तुझे अपने बाबा की याद नहीं आती क्या? मैंने उसे इतना प्यार दिया, सगी माँ से भी ज्यादा उसका ध्यान रखा, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चले गई। जरूर मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी। अरे ऐसा ना कहो गौरी, तूने उसे बहुत प्यार दिया, अब अपनी किस्मत ही खराब है तो क्या करें। वक्त अपने पंख लगाकर उड़ता गया। टूनी को गए हुए 12 साल हो गए, लेकिन बस वक्त ही गुजरा। ऐसा कोई दिन ना था जब बंटी अपनी टूनी को याद ना करता हो। टूनी भी अब 22 साल की हो गई थी और वो भी अब जोगन बन गई थी। वो लोगों के यहाँ सारंगी बजाते हुए जाती, गीत सुनाती और जो भी उसे कोई कुछ खाने को देता वो खा लेती। एक बार टूनी भीख मांगते मांगते अपने पुराने घर पहुंच गई। अपने घर जाने का उसका एक ही मकसद था कि वो अपने पिता से मिले, क्योंकि उसे इसकी बहुत याद आती थी। जो माँ को पिता से जोड़े उसे भगवान मिल जाता है। जो माँ को पिता से जोड़े उसे भगवान मिल जाता है। कोई है जो इस जोगन की झोली में एक रोटी डाल दे। टूनी की आवाज सुनकर बंटी घर से बाहर आता है और जैसे ही उसकी नजर जोगन पर गई वो चौंक सा गया। अपने पिता को देखकर टूनी की आंखों में भी आंसू आ गए, पर उसने अपने आंसू रोक लिए और कहा, इस तरह से क्या देख रहे हो, एक रोटी ही दे दे मुझे। अभी देता हूँ, लेकिन आपको देखकर पता नहीं क्यों लगा कि आपसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है। अरे हम साधु हैं, हमारा नाता किसी से नहीं, हमारा नाता तो बस ऊपर वाले से है। इस बीच टूनी ने घर के अंदर झांकने की कोशिश की। वो अपनी माँ को देखना चाहती थी। गौरी को देखकर टूनी चूक गई, क्योंकि गौरी के पूरे जिस्म पर कोढ़ हो गया था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और वो जमीन पर लेटी हुई थी। कहते हैं ऊपर वाला हर बात का हिसाब लेता है। उसने गौरी से भी हिसाब ले लिया था। एक दिन गौरी के चेहरे पर दाने निकले और आहिस्ता आहिस्ता वो कोढ़ में बदल गई। कौन है जी? एक साधु है गौरी। पता नहीं उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि ये लड़की साधु बन गई। ये संसार दुखों से भरा है, फिर भी हम सबको, ये संसार दुखों से भरा है। बंटी ने टूनी का ये गीत सुना तो चौंक गया, क्योंकि वो ये गीत अपनी बेटी को सुनाया करता था। आपको ये गीत कैसे पता? ये तो मैं अपनी बेटी को सुनाया करता था, जो बरसों पहले कहीं खो गई। कि आपको मैंने कहीं देखा है, कहीं तुम मेरी बेटी तो नहीं? अपने पिता को देखकर टूनी भी रोने लगती है। टूनी, ओ टूनी, तू कहाँ चले गई थी? मेरी बेटी टूनी कहाँ चले गई थी? गौरी, गौरी देख, हमारी बेटी आ गई। बंटी की बात सुनकर गौरी चौंक गई। इतने सालों में उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो बाहर भाग कर आई और टूनी से माफी मांगने लगी। टूनी मेरी बेटी देख, मैंने तेरे साथ बुरा किया तो मेरे साथ क्या हो गया, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। ये कहकर वो टूनी के पाँव में गिर पड़ी। क्या कह रही हैं माँ जी, मुझे पाप ना चढ़ाइए, मैं साधु हूँ, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? तो अब मुझे इजाजत दे दो,
ये सुनकर बंटी तड़प जाता है। नहीं बेटी नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बाबा, मैं अब एक साधु हूँ, मुझे इसी तरह की जिंदगी जीनी है। ऐसा मत कर बेटी, ऐसा मत कर। मैंने बहुत सजा काट ली, अब और सजा ना दे। मैं क्या सजा दूंगी आपको माता जी, मैं क्या सजा दूंगी? ये कहकर रोते हुए टूनी वहाँ से अपनी सारंगी बजाते हुए चल दी। गौरी ने उसे बहुत पुकारा, लेकिन वो अपनी दुनिया में गीत गाती हुई चले गई। बंटी की आंखों में भी आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कालू उस जंगल का सबसे अमीर परिंदा और सेठ होने के साथ साथ बहुत कंजूस परिंदा भी था। वो अपने लिए तो क्या, अपने पूरे परिवार पर भी 1 रुपया खर्च न करता था। उसकी पत्नी गौरी उससे कहती है, कालू जी, रात में खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, जाएं और कुछ सब्जी ले आएं। जो आलू मैं परसों लेकर आया था वो क्या खा लिए तुमने? बस करे कालू जी, 2 आलू थे और खाने वाले हम 3, तुम, मैं और हमारा बेटा जग्गू। और उन 2 आलूओं में से भी आधे आलू तो खराब थे। तुम अभी तक उन 2 आलूओं को ढूंढ रहे हो। अगर मैं ऐसे ही तुम्हारी तरह फजूल खर्च करता होता तो आज इस जंगल का सबसे अमीर परिंदा ना होता। क्या फायदा मुझे तुम्हारे अमीर होने का? एक दिन भी ना ढंग से खाया और ना पहना। अच्छा, ज्यादा बातें ना सुनाओ, सब्जी लेकर आता हूँ मैं। पापा, मेरे लिए एक चॉकलेट भी ले आना। ना बेटा ना, चॉकलेट नहीं खाते। मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, उनको कीड़ा लग जाता है और फिर डॉक्टर से इलाज कराने का खर्चा अलग। पापा, पर मेरे दोस्त तो इतनी चॉकलेट खाते हैं, उनके तो दांत खराब नहीं होते। चुप कर जाओ जग्गू, बहस ना करो। ये ना हो तुम्हारे कंजूस पापा सब्जी भी ना लेकर आए। फिर कालू कौवा सब्जी लेने चला जाता है। रास्ते में कालू कौवा जाते हुए सोच रहा था, तोरी, भिंडी, करेले क्या लूं जो सबसे सस्ता मिल जाए और मेरे पैसे भी बच जाएं। वो ऐसे ही सोचता हुआ जा रहा था कि रास्ते में उसको चिड़िया आवाज देती है। कालू भैया, जरा मेरी बात तो सुने। जी चिड़िया, क्या बात है? कालू भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया बहन, मैं सब्जी की दुकान पे सब्जी लेने जा रहा हूँ। कालू भैया, जरा ये गोभी भी साथ लेते जाएं। उस दुकान वाले ने मुझे सारी गोभी खराब दे दी, बड़ी बड़ी सुंडियां हैं इसमें। आप ये गोभी का बैग ले जाएं और जंगल में दूर फेंक दीजिएगा। मैंने आज ऑमलेट बना लिया है। दो मैं फेंक दूंगा चिड़िया। कालू कौवा वो गोभी का बैग लेकर वहाँ से उड़ जाता है। क्यों ना ये गोभी मैं ही घर ले जाऊं, खराब है तो क्या हुआ, है तो सब्जी ही ना। और गौरी को क्या पता चलेगा, बस जुबान ही चलती है उसकी तो वैसे भी नजर खराब है, उसे ये खराब गोभी नजर नहीं आएगी और ना ही सुंडियां। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा वो गोभी का बैग लेकर घर चला जाता है। आज आप बड़ी जल्दी आ गए सब्जी लेकर। मौसम खराब था ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी गया था और देखो तुम्हारे लिए ताजी ताजी गोभी लेकर आया हूँ। तुम्हें गोभी पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हारी पसंद की गोभी लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, गोभी तो मुझे बहुत पसंद है। और पापा, मेरी चॉकलेट। और चुप कर जा, चॉकलेट नहीं खाते, तेरे दांत खराब हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता तेरे दांत खराब हों। कालू जी, मुझे इस गोभी से बदबू क्यों आ रही है? कहीं ये गोभी खराब तो नहीं? नहीं, एकदम ताज़ा गोभी है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। चलो अब किचन में जाकर इसे बनाओ, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। फिर गौरी कभी गोभी बना लेती है। जैसे ही वो सब गोभी खा लेते हैं तो कुछ ही देर के बाद जग्गू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और गौरी भी पेट पकड़कर बैठ जाती है। पर कालू कौवे को तो कुछ नहीं होता, खराब गोभी खाकर भी वो ठीक रहता है। मामा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब से वो गोभी खाई है तब से ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कालू जी, पेट में दर्द तो मेरे भी हो रहा है। कहाँ से उठा लाए थे तुम वो खराब गोभी? घर बैठे बैठे तुम लोगों को मिल जाता है ना, इसीलिए बातें करते हो। जाकर कमाना पड़े तो पता लगे क्या खराब और क्या सही। वो तो शुक्र है कि पानी मुफ्त में मिल जाता है, वरना तुम तो हमें पानी भी तरसा तरसा कर देते। अच्छा, अब जग्गू के पास बैठो, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। फिर गौरी कौवी नदी से पानी पीने चली जाती है। नदी पर गौरी कौवी को चिड़िया मिल जाती है। गौरी कवि, क्या बात है? तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या करूं चिड़िया बहन, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे भाई कालू जी आज गोभी लेकर आए थे, वो ही खाकर हम माँ बेटे के पेट में दर्द शुरू हो गया।
गोभी? अरे वो खराब गोभी तो मैंने कालू भैया को फेंकने के लिए दी थी और कालू भैया उसे घर ले गए। उसमें तो कीड़े थे गौरी। क्या? तो कालू ने हमें कीड़ों वाली गोभी खिला दी? तो और क्या, कीड़े भी बड़े बड़े थे। ये कालू कितना कंजूस है, उसने पैसे बचाने के लिए हमें कीड़ों वाली गोभी खिला दी। पता नहीं क्या करेगा वो इन पैसों का। हमें तो 1 रुपए की चीज नहीं ला कर देता और आज देखो कीड़ों वाली गोभी ही खिला दी। जब जग्गू बड़ा हो जाएगा तो फिर वो ही खोलेगा बाप का खजाना जो उसने छुपा छुपा के रखा है। दूसरे दिन जग्गू अपने पापा से कहता है, पापा मुझे जलेबी खानी है, प्लीज मुझे जलेबी खिला देना। और ये मत कहिएगा कि मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। देखो कितने प्यार से कह रहा है तुम्हें, ले जाए ना इसे। ये सारे उल्टे सीधे सबक तुम ही इसको सिखाती हो और फिर हर रोज ये मुझे तंग करता है। पापा मेरे सब दोस्त अपने मामा पापा के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं, आप कभी हमें लेकर नहीं गए। चले आज हम सब बाहर चलते हैं। हाँ हाँ मेरा दिल भी है, मैं भी जाऊंगी। चुप करो, तुम घर के काम करो। चल आ जग्गू। फिर कौवा अपने बेटे को साथ लेकर चला जाता है। जलेबी वाली दुकान से थोड़ा दूर जाकर दरख्त पर बैठ जाता है और लंबी सांस लेता है। हाँ नहीं, दूसरी साइड पर जाकर बैठते हैं। फिर कालू कौवा अपने बेटे को लेकर दूसरी साइड पर बैठ जाता है। हाँ यहाँ ठीक है। जग्गू बेटा, क्या तुम्हें जलेबी की खुशबू आ रही है? जी पापा जी, जलेबी की खुशबू बहुत मजे की है। तो फिर जोर जोर से सांस लो और हम इस खुशबू से ही अपना पेट भर लेंगे। ये तो फ्री की मिल रही है ना, हमें पैसे भी लगाने का क्या फायदा। नहीं पापा, मुझे नहीं खुशबू लेनी, मुझे तो असल वाली जलेबी खानी है। जग्गू, एक बार बचपन में मैंने जलेबी खाई, फिर मैं बीमार हो गया और मेरे पापा ने मुझे बड़े वाला टीका लगवाया। टीका? नहीं नहीं पापा, मुझे टीके से बहुत डर लगता है, फिर मैं नहीं खाऊंगा जलेबी। नहीं नहीं, तुम खा लो, तुम कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ भी तो हम टीका लगवा लेंगे, जरा सा दर्द होगा बस। नहीं पापा, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर अपनी मामा को जाकर ना बताना कि मैंने तुम्हें जलेबी नहीं लेकर दी। फिर कालू कौवा जग्गू को खुशबू से ही खुश करके घर ले जाता है। कंजूस कालू, मुझे सब पता लग गया है। दोनसी तुम जलेबी खिलाकर लाए हो मेरे बेटे को। अच्छा छोड़ो, बच्चों की बातों पर ज्यादा कान नहीं धरते, बच्चे तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा तो फिर जाओ, आज के लिए बाहर से कुछ खाने को ले आओ। और हाँ, कल जैसी खराब सुंडियों वाली गोभी मत लेकर आना जो चिड़िया ने तुम्हें फेंकने के लिए दी थी। कल से पेट खराब है तुम माँ बेटे का। मेरी मानो, आज कुछ ना खाओ। अगर कुछ खाना ही है तो बाहर की ताज़ा हवा खा लो, इससे तुम्हारा पेट भी ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे ही कालू कौवा अपने परिवार को कुछ खिलाए बगैर ही सुला देता है। 10,000, 20,000, 30,000 और ये पूरे 70,000। अगर मैं इसी तरह बचत करता रहूं तो पूरा लाख होने में बस 1 ही महीना लगेगा। ऐसे पैसे गिनते गिनते कालू सो जाता है। सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। मैं कालू के सारे पैसे चुरा लेता हूँ और जंगल का सबसे अमीर पंछी बन जाऊंगा। भागो यहाँ से, भागो। मैं तुम्हें अपने पैसे नहीं चोरी करने दूंगा। भागो यहाँ से, चल चोर। कालू, क्या हुआ? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? ये ख्वाब था, बहुत बुरा ख्वाब था गौरी। मैंने देखा कोई चोर मेरे पैसे चोरी करना चाहता है। अगर दिन में हर वक्त पैसों के बारे में सोचते रहोगे तो ऐसे ही ख्वाब आएंगे ना। चलो चुप करके सो जाओ और हमें भी सोने दो। दूसरे दिन कालू नदी किनारे बैठा हुआ था कि वहाँ एक परिंदा आ जाता है। कालू कौवे, मुझे पता लगा है तुम इस जंगल के सबसे अमीर पंछी हो। मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे कबूतर ने तुम्हारे पास भेजा है, मेरी थोड़ी मदद ही कर दो। किसने भेजा है? उस कबूतर ने? तो उसने खुद क्यों नहीं तुम्हारी मदद कर दी? कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसी धन दौलत होती तो मैं जरूर गरीबों की मदद करता। क्या है अगर अपने माल से थोड़ा गरीबों की मदद ही कर दो। इतनी मुश्किल से मेरा पूरा लाख होने वाला है और तुम चाहते हो मेरे पैसे फिर से कम हो जाएं। चल निकल यहाँ से,
बड़ा आया गरीब, जलता है मुझसे। ऐसे कालू कौवा उस गरीब को वहां से भगा देता है। कालू कौवे, देख लेना एक दिन तुम्हारी ये दौलत किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि ना तो तुमने अपने बेटे को अच्छी तालीम दी है और ना ही अपने परिवार को उनका हक दिया है। हक मारा है तुमने गोरी और जग्गू का। इसलिए तो मैं तुम्हारी तरह एक गरीब परिंदा नहीं हूँ, बड़े ऊंचे ऊंचे परिंदों से ताल्लुकात हैं मेरे। ये लो गोरी, मैं आज एक अंडा ले आया हूँ, बड़ी मुर्गी का है, आधा आज बना लो, आधा कल बना लेना। गौरी कौवी चुप कर जाती है और रोती है उस दिन को जिस दिन उसकी कालू कौवे से शादी हुई थी। उस रात फिर से कालू कौवा डर कर शोर शुरू कर देता है, चोर चोर, बचाओ मेरे पैसे, ले गया चोर। ऐसे अब तो हर रात ही कालू कौवे को कोई ना कोई ख्वाब आता और वो सोता भी नहीं था और कई दिन से नींद ना पूरी होने की वजह से कालू बीमार होने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए एक दिन का इंतजार करें। इस कहानी के कल वाले हिस्से में आपने देखा कि कालू कौवा जंगल का सबसे अमीर परिंदा तो होता है, पर वह बहुत कंजूस होता है और जब उसकी पत्नी उसे सब्जी लेने भेजती है तो वो सुंडियों वाली गोभी उठा लाता है। फिर अपने पैसों के बारे में सोच सोच कर उसे रात को नींद भी नहीं आती। वक्त गुजरता रहता है और कंजूस कालू कौवे का बेटा जग्गू अब बड़ा हो जाता है। पिताजी, मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दें। चुप कर जा, आया बड़ा कारोबार करने वाला। मुफ्त में बगैर मेहनत के खाना मिल रहा है ना, आराम से खाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत की जमा पूंजी तुम किसी ऐसे वैसे कारोबार में बर्बाद कर दो। कालू, जब तुम मर जाओगे तो इस दौलत का क्या करोगे? मरो तुम, मैं तो अभी मरने वाला नहीं। माँ, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। आखिर कब तक मैं पापा की एक दी हुई रोटी पर गुजारा करूँ? उसके लिए भी 100 बातें सुननी पड़ती हैं। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले जा जग्गू, मैं भी अब इस कंजूस के साथ नहीं रह सकती। जब भूखे मरोगे तो वापस लौटकर मेरे पास ही आओगे तुम लोग और मिन्नतें करोगे मेरी। गौरी और उसका बेटा जग्गू कालू और उसके घर को छोड़कर चले जाते हैं। वो जंगल के दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहाँ दरख्त पे अपनी और अपनी माँ के लिए छोटा सा घोंसला बनाता है। इतनी आसानी से मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूंगा। भूख लग रही है, चलो कुछ खा कर आता हूँ। ये फल कितने रुपए किलो हैं? 15 रुपए किलो। और ये वाले, ये गले हुए हैं, ये 3 रुपए किलो। तो फिर ये ही दे दो 1 किलो। कालू भैया, ऐसे खराब फल खा के तुम बीमार हो जाओगे। पहले ही तुम्हारी पत्नी और बेटा तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, अगर बीमार होगे तो कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? बचत करना कोई बुरी बात नहीं है, बचत कर करके ही मैं जंगल का सबसे अमीर परिंदा बना हूँ। ऐसे कालू कौवा वो गले सड़े फल लेकर अपने घर चला जाता है। सेठ जी, मैंने सारा काम कर दिया है और आपकी सब्जी को पानी भी दे दिया है और सफाई भी कर दी है। अब मेरी मजदूरी मुझे दे दे। ये लो 2 रुपए और जाओ। ऐसे कैसे 2 रुपए? मैंने आपसे पूरे 15 रुपए में बात की थी, मैं पूरे 15 ही लूंगी। मेरे खेत से जो तुमने 2 अमरूद खाए हैं वो कहाँ गए? जी, वो अमरूद तो टूटकर नीचे गिरे हुए थे और मैंने उठाकर खा लिए। तो फिर काटे गए उन अमरूदों के पैसे, जो बाकी बचे वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कालू से 1 रुपया ही ले लेती है। आप अकेले ही मरोगे सेठ जी, कोई आपके पास पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। अच्छा किया तुम्हारे बेटे ने जो तुम्हें छोड़कर चला गया। चल भाग यहाँ से, आई मुझे बड़ा भाषण देने वाली। अब मुझे अपने पैसों की और भी हिफाजत करनी होगी, कहीं कोई चोर ना आ जाए। बहुत मुश्किल से मेरा लाख पूरा होने वाला है। कालू फिर से अपने पैसे गिनते गिनते सो जाता। आज सुबह से कालू नजर नहीं आ रहा, शायद वो अभी तक सो रहा है, मैं उसे जगा आती हूँ। ऐसे सोचते हुए चिड़िया कालू कौवे की तरफ जाती है। कालू कौवे उठ जाओ, सुबह हो गई। पर कालू से तो हिला भी नहीं जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलता है और फिर से गिर जाता है। कालू क्या हुआ तुम्हें? तुम बोल क्यों नहीं रहे? मेरे पंख, मेरे पंख। फिर चिड़िया डॉक्टर को लेने जाती है। चिड़िया डॉक्टर को लेकर आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कालू कई दिनों से सोया नहीं और ना सोने की वजह से कालू का दिमाग काम छोड़ गया है और इसी वजह से उसके पंख भी काम नहीं कर पा रहे।
तो क्या कालू अब कभी उड़ नहीं सकेगा? हाँ, शायद कालू अब कभी उड़ ना सके। मैंने उसे दवा दे दी है, इससे इसका बुखार उतर जाएगा। ऐसे डॉक्टर कालू कौवे को दवाई देकर वहां से चली जाती है। कालू, अब ये संदूक में जो दौलत भर भर के तुमने रखी है तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। जग्गू, मेरा बेटा जग्गू, जग्गू। मैं जाती हूँ और बताती हूँ तुम्हारे बेटे और पत्नी को। हाँ गोरी बहन, मैं तो यही सोच कर गई थी कि शायद कालू कौवा भैया सो रहे हैं। तो डॉक्टर ने क्या बताया? यही कि शायद कालू अब कभी उड़ ना सके, और डॉक्टर ये भी बता रही थी कि वो कई रातों से मुसलसल जाग रहा है। चिड़िया बहन, वो तो रात को उठ उठ कर अपनी दौलत गिनता है, और अगर सोता भी है तो ख्वाब में चोर आकर उसे डराते हैं। वो अब जग्गू जग्गू बोल रहा है, अब तुम अपने घर वापिस आ जाओ। जग्गू काम पर गया है, वो आने ही वाला है चिड़िया बहन। मेरा बेटा इतना कमा लेता है कि हम माँ बेटा अच्छा खा लेते हैं। कालू ने एक दिन भी अच्छा ना खिलाया हमें। हमारे पास पैसे जमा तो नहीं है, पर किसी चीज की कमी भी नहीं है। और फिर जग्गू वहाँ आ जाता है। चिड़िया आंटी, कैसी हैं आप और यहाँ कैसे आना हुआ? जग्गू बेटा, आपके पापा बहुत बीमार हैं, वो आपको बुला रहे हैं। आंटी, क्या हुआ मेरे पापा को? आज तुम अपनी मामा को लेकर घर वापिस आ जाओ। फिर ऐसे जग्गू और गोरी कौवा घर वापिस आ जाते हैं। गोरी, मैं भूला हुआ था, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों को बहुत तंग किया। यही तो मैं कहती थी कि जरूरत की जगह पर पैसा खर्च करना फजूल खर्ची नहीं होता। पापा, आप मुझे जलेबी खिलाने के पैसे तो दोगे ना अब, या फिर खुशबू से ही खुश कर लाओगे? ये सुनकर कालू हंसते हुए कहता है, शरारती कहीं का, अब तुम बड़े हो गए हो और जलेबियां खाने से तिक्का भी नहीं लगेगा। और अब मैं ताज़ा ताज़ा सब्जी लाकर बनाऊंगी, ना कि चिड़िया बहन की सुंडियों वाली। कालू कौवा ये सब बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसे ये एहसास हो गया था कि दौलत से बढ़कर परिवार होता है, और रुपया पैसा अपने परिवार पर खर्च करने के लिए ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर अच्छी स्टोरी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक दिन की बात है कि बंटी रोज की तरह सोन पापड़ी बनाकर उसे अपनी टोकरी में रखकर बेचने निकल जाता है, और एक दरख्त के पास एक जगह अपनी सोन पापड़ी की टोकरी रखकर आवाज लगाने लगता है, सोन पापड़ी वाला आया रे, पीली पीली रंग बिरंगी सोन पापड़ी लाया रे। बंटी जिस दरख्त के नीचे रखकर सोन पापड़ी बेच रहा होता है, उसी दरख्त के ऊपर एक चुड़ैल अपने बच्चों के साथ सो रही होती है। तभी बंटी की आवाज से चुड़ैल और उसके बच्चे जाग जाते हैं, और उस वक्त कुछ बच्चे बंटी की आवाज सुनकर भागे भागे चले आते हैं। बंटी भैया, हमें सोन पापड़ी दो ना। हाँ, ठीक है, देता हूँ तुम लोगों को सोन पापड़ी। अभी एक एक कर तुम लोगों को सोन पापड़ी देता हूँ। चुड़ैल उन सब बच्चों को इतने मजे से सोन पापड़ी खाते हुए देख रही होती है। ये बच्चे इतने मजे ले लेकर ये क्या खा रहे हैं? रंग बिरंगी चीज। ये रंग बिरंगी कौन सी चीज खा रहे हैं और बार बार मांग रहे हैं? और तो और उसमें से तो इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। बंटी भैया, आपकी रंग बिरंगी सोन पापड़ी खाकर तो मजा ही आ गया। अच्छा, तो ये बच्चे सोन पापड़ी खा रहे हैं। तभी चुड़ैल के बच्चे देखते हैं कि बंटी की टोकरी में थोड़ी बहुत पापड़ी रह गई है। माँ, हमें भी सोन पापड़ी लाकर दो ना, उसकी टोकरी में थोड़ी ही सोन पापड़ी बची है। जल्दी जाओ माँ, वो खत्म ना हो जाए। चुड़ैल मन ही मन सोचने लगती है कि वाकई इससे पहले कि सोन पापड़ी खत्म हो जाए, मैं उसकी नजर से बचाकर सोन पापड़ी ले आती हूँ। चुड़ैल अपने बच्चों से कहती है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें सोन पापड़ी लाकर देती हूँ। चुड़ैल सबकी नजरों से बचकर बंटी की सोन पापड़ी उठा लेती है और उसे चख कर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजे की है सोन पापड़ी। मैंने आज तक ऐसी सोन पापड़ी नहीं खाई। फिर वो चुड़ैल बंटी की टोकरी में रखी हुई सोन पापड़ी चुरा कर अपने बच्चों को खिलाती है। मजा आ गया। अरे वाह माँ, ये वाली सोन पापड़ी तो बहुत ही मजे की है। मजा आ गया खा के। माँ, थोड़ी सी सोन पापड़ी और लाकर दो ना। तभी चुड़ैल देखती है कि उसकी टोकरी में अब एक भी सोन पापड़ी नहीं बची।
ओहो, उसकी टोकरी में तो अब एक भी सोन पापड़ी नहीं है। शाम होते ही बंटी अपनी सोन पापड़ी की टोकरी लेकर घर की तरफ जाने लगता है। अरे अरे, ये कबूतर तो अपने घर वापस जा रहा है। इसकी सोन पापड़ी इतनी अच्छी है कि मजा आ गया। एक बार दिल करता है खा कर के बस खाते ही जाओ। अगर ये कबूतर अपने घर चला गया तो मुझे फिर ये सोन पापड़ी खाने को कैसे मिलेगी। मैं ऐसा करती हूँ, इसके पीछे पीछे इसके घर जाती हूँ और रोज इसके घर से सोन पापड़ी लाकर मैं और बच्चे मजे से खाया करेंगे। ये सोचकर चुड़ैल भी बंटी के पीछे पीछे उसके घर जाती है और घर पहुंचकर बंटी अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। चीनू, ओ चीनू, अरे दरवाजा खोलो। आ रही हूँ, सब्र। तभी बंटी की पत्नी दरवाजा खोल देती है और बंटी घर के अंदर आ जाता है। बंटी के साथ साथ चुड़ैल भी घर के अंदर आ जाती है, जिसका किसी को भी पता नहीं चलता कि चुड़ैल भी इस घर में आ गई है। आज तुम बड़ी जल्दी आ गए। आज मेरी सोन पापड़ी जल्दी बिक गई, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सोन पापड़ी बनाते ही इतनी मजे की हो, कैसे नहीं बिकेगी। तुम थके होगे, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। बंटी खाना खाकर सुबह के लिए सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब वो सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी बना लेता है तो सोने चला जाता है। चुड़ैल इतनी सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी देखकर खुश हो जाती है और कहती है, वाह बे वाह, इतनी सारी सोन पापड़ी। फिर चुड़ैल थोड़ी सी सोन पापड़ी खा कर देखती है। मजा आ गया। इसकी सोन पापड़ी तो कमाल है, कमाल। इतनी अच्छी सोन पापड़ी बूढ़ा आदमी भी बिना दांत के खा ले। इससे पहले कि सुबह हो जाए मैं सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती हूँ। फिर चुड़ैल सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती है। ये लो बच्चों, सोन पापड़ी। चुड़ैल के बच्चे सोन पापड़ी देखकर खुश हो जाते हैं वाह माँ वाह, इतनी सारी सोन पापड़ी, थैंक यू मामा। और वो सारी सोन पापड़ी खा जाते आते हैं। माँ, ये सोन पापड़ी तो बहुत ही अच्छी है। तुम कल फिर हमारे लिए सोन पापड़ी लेकर आना। ठीक है मेरे बच्चों, मैं ला दूंगी तुम लोगों को सोन पापड़ी। फिर अगले दिन बंटी जल्दी नहाकर खाना खाकर सोन पापड़ी बेचने के लिए जाने लगता है तो वो देखता है, अरे ये क्या, सोन पापड़ी की टोकरी में तो एक भी सोन पापड़ी नहीं, ये तो खाली पड़ी हुई है। कहाँ गई सारी सोन पापड़ी। बंटी हैरान होकर सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गायब हो गई। बंटी अपनी पत्नी चीनू से पूछता है कि सोन पापड़ी कहाँ गई। चीनू, क्या तुम्हें पता है कि सारी सोन पापड़ी कहाँ है। अरे ये क्या, सोन पापड़ी की टोकरी में तो एक भी सोन पापड़ी नहीं, ये तो खाली पड़ी है। आखिर ये सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गई। हाँ, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये टोकरी खाली कैसे है, सोन पापड़ी कहाँ गई। कल रात ही तो मैंने सोन पापड़ी बनाकर इस टोकरी में रखी थी। घर से सोन पापड़ी गायब होने की वजह से बंटी परेशान हो जाता है और वो उस दिन सोन पापड़ी बेचने भी नहीं जाता। फिर जैसे ही रात होती है वो सोन पापड़ी बनाने लग जाता है। जैसे सोन पापड़ी बन जाती है तो वो उनको टोकरी में ढक कर रख देता है और जाकर सो जाता है। उधर चुड़ैल और उसके बच्चों का भी सोन पापड़ी खाने को दिल कर रहा होता है। माँ, हमें आज भी सोन पापड़ी लाकर दो ना, हमें और सोन पापड़ी खानी है। हाँ बच्चों, खानी तो मुझे भी है। उसकी सोन पापड़ी है ही इतने मजे की कि दिल करता है बस खाते ही जाओ। फिर चुड़ैल दोबारा बंटी के घर सोन पापड़ी चुराने चले जाती है और उसकी सोन पापड़ी की टोकरी को देखती है। याहू, इतनी ज्यादा सोन पापड़ी। और वो फिर से बंटी की सारी सोन पापड़ी लेकर अपने घर चले जाती है। ये लो बच्चों, तुम्हारी मनपसंद सोन पापड़ी। सोन पापड़ी देखकर चुड़ैल के बच्चों के मुंह से राल टपकने लग जाती है। सोन पापड़ी आज तो खा कर मजा ही आ गया। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खा लेते हैं और खाकर सो जाते हैं। उधर जब बंटी सुबह सुबह तैयार होकर सोन पापड़ी बेचने के लिए जाता है तो टोकरी उठाता है। ये क्या, आज भी टोकरी खाली और इसमें एक भी सोन पापड़ी नहीं है। ये देखकर बंटी की पत्नी चीनू भी हैरान हो जाती है। समझ नहीं आता कि हर रोज रात को हमारी सोन पापड़ी चुराकर कौन ले जाता है। अब मैं सोन पापड़ी कहाँ से बेचूंगा। अगर मैं सोन पापड़ी बेचने नहीं गया तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं। फिर बंटी रोने लग जाता है। ए ऊपर वाले, न जाने हमारी सोन पापड़ी कौन चुरा कर ले जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। तुम फिक्र ना करो, आज रात में जाकर देखूंगी कि कौन हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाता है। बंटी सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब सोन पापड़ी बन जाती है तो वो उसे रख कर सो जाता है। बंटी
की पत्नी चीनू चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगती है और जैसे ही रात होती है तो चुड़ैल आती है और रोज की तरह सारी सोन पापड़ी उठाकर ले चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है जो हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जा रही है। उठो बंटी उठो। वो अपने पति को जागाती है। बंटी उठ जाता है। वो भी चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाता है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। हमारी सोन पापड़ी और कोई नहीं बल्कि ये चुड़ैल चुरा कर ले जाती है। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिक्र मत करो बंटी, तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये चुड़ैल फिर कभी नहीं हमारी सोन पापड़ी चुराएगी। तुम अब आराम से सो जाओ। और फिर अगली सुबह चीनू और बंटी रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है चीनू खुद सोन पापड़ी बनाने लग जाती है। ये क्या, तुम सोन पापड़ी बना रही हो? हाँ, आज सोन पापड़ी मैं बनाऊंगी और उसमें दस्त लगाने वाली दवाई डाल दूंगी। बस फिर तुम देखते जाना मेरा कमाल। और फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है और बंटी और चीनू सोन पापड़ी बनाकर टोकरी में रख देते हैं और सोने का नाटक करते हैं। फिर कुछ ही देर में रोज की तरह चुड़ैल आती है और सारी की सारी सोन पापड़ी ले जाती है। ये लो बच्चों सोन पापड़ी, दिल भर कर खाओ। और फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खा जाते हैं और कुछ देर बाद ही माँ, मेरे पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे 2 नंबर जाना है। माँ, मेरे पेट पे भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी 2 नंबर जाना है। अरे ये क्या, पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? लगता है मुझे भी 2 नंबर जाना पड़ेगा। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे पेट पकड़कर सारी रात 2 नंबर के लिए भागते रहते हैं। सुबह हो जाती है पर उनका 2 नंबर चालू ही रहता है। माँ, अब से हम सोन पापड़ी नहीं खाएंगे कभी भी। मैं भी आज के बाद ये सोन पापड़ी का नाम भी नहीं लूंगी। और इसके बाद चुड़ैल ने चीनू और बंटी के घर से सोन पापड़ी चुराना बंद कर दिया।